गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के टीजीटी पीजीटी कला टेस्ट सीरीज के रात के 8 बजे के आज के इस वीडियो में कल के प्रश्नों को आपने बहुत सारा पसंद किया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आपके कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे थे और एक प्रश्न में काफ़ी घमासान हुआ था कि सर लिपि नहीं होना चाहिए, रेखाएँ होनी चाहिए, लिपि नहीं होना चाहिए। प्राचीन कला में संबंधित एक प्रश्न था, ठीक है। तो चलिए उसका भी जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि डेली ये क्लास 8 बजे चलती है, आपकी डेली चलती है। जो नए जुड़ते हैं सब्सक्राइबर भाई हमारे, उनके लिए ये नोटिफिकेशन होता है कि डेली क्लास 8 बजे चलती है, जान लें वो। वीडियो पूरा देखा करिए, क्योंकि वीडियो में अंदर जो प्रश्न होते हैं वो अगर आप छोड़ देंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। आप उस नए प्रश्नों को नहीं पाएंगे, फिर पछताएंगे, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। और तीसरी बात यह है कि टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। कल हमारे एक भाई ने सर्च किया था सर कि हम जो है टेलीग्राम पे सर्च करते हैं तो आपका क्वेश्चन नहीं मिलता है। टेलीग्राम पे सर्च करने के बाद जब मेरा एएमयू क्लासेस ये लोगो दिखाई देने लगे तो उसको ज्वाइन करिए। पहले ज्वाइन बटन के नीचे आके ज्वाइन करिए, उसके बाद जो है आपको वहाँ पे मेरे प्रश्न शाम को 6 बजे डेली जो डाले जाते हैं वो दिखाई देंगे। जैसे कि कल एक प्रश्न डाला गया था और उस पूरा घमासान हुआ था कि सर नए प्रश्न हैं और कई लोगों को कंफ्यूज पैदा किया था, तो उसका भी जिक्र करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, यदि आकृति में अधिक झुकाव आ जाए तो उसे कहते हैं अभंग, समभंग, अतिभंग या त्रिभंग। ठीक है, यदि आकृति में अधिक झुकाव आ जाए तो उसे हम किस नाम से पुकारते हैं? पहला प्रश्न हमारा यही कह रहा है आज, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न के जवाब के साथ। लाइक कमेंट्स करते चलिएगा, वीडियो पसंद आए तो शेयर करते चलिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। मित्रों शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से ही हमारी एक पहचान बनेगी, एएमयू क्लासेस की पहचान बनेगी। यहाँ की कला की जो है बेहतरीन चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और आपके हेल्प से हम हैं, हमारे हेल्प से आप हैं, हम दोनों एक दूसरे से हैं, बोथ हाफ ईच अदर। और इन्हीं बातों के साथ पहले प्रश्न का उत्तर देखेंगे तो उसका राइट से हो गया अतिभंग। आकृति में अधिक झुकाव आ जाए तो उसे हम कहते हैं अतिभंग, ठीक है। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, प्रश्न संख्या 2 पूछ रहा है, भारतीय शिल्प शास्त्रों में चित्र और मूर्ति निर्माण के लिए प्रयोग हुआ, मतलब किस शब्द का प्रयोग हुआ? चित्र और मूर्ति निर्माण के लिए भारतीय शिल्प शास्त्रों में काव्य का निर्माण हुआ, यानी काव्य शब्द का जो है यूज हुआ, प्रयोग हुआ, शिल्प का प्रयोग हुआ, मूर्ति का प्रयोग हुआ या संगीत का प्रयोग हुआ। यहाँ आशय है शब्द से, यानी प्रयोग जो हुआ वो कौन से शब्द का प्रयोग किया गया भारतीय शिल्प शास्त्रों में चित्र व मूर्ति निर्माण के लिए, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न का हमारा जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा शिल्प। क्या हो जाएगा? शिल्प हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 3 है और तीसरे प्रश्न का जिक्र करेंगे हम लोग। तो पूछ रहा है, जोगीमारा गुफा के दूसरे पैनल में किसका चित्रण किया गया? जोगीमारा गुफा का दूसरा पैनल जो है उसमें चित्रण किया गया किसका? वृक्ष के नीचे बैठ की आकृतियों का, घूमते पशुओं का, उड़ते हुए पक्षियों का, या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तीसरा प्रश्न, और इसी प्रश्न के साथ कमेंट का पहला जिक्र करना शुरू करते हैं हम। पहला कमेंट उसी प्रश्न का लेंगे जिस प्रश्न पे जो है प्रश्न में हमने लिखा था लिपि में, ठीक है, जिस पे 2-4 लोगों का घमासान हुआ था और कई लोगों का कहना था सर रेखाएं होनी चाहिए। मतलब एक बुक है मेरे पास, बहुत सारी पतली सी बुक है वो, मतलब उसकी किसी राइटर की उस पे नहीं है, और मैंने उस प्रश्न को वहीं से उठाया था और वहाँ पे इसका जिक्र इसी पे किया था, लिपि से। बाकी कई बुकों में जो है मैंने इस वाक्य को नहीं देखा था, इसलिए जिस बुक से मैंने उठाया था, पतली सी बुक है, किसी राइटर की नहीं, एक कला की एक बुक मिली है, अच्छी सी बुक है मेरे पास। किसी राइटर की नहीं लिखी, लेकिन हर चीज़ कला की उसमें पड़ी हुई है, तो वहाँ से मैंने ये प्रश्न उठाया था। लेकिन आपने कहा था कि रेखाएं हैं, तो नो डाउट आप भी सही हो सकते हैं, हम भी गलत हो सकते हैं, आप सही हो सकता है हम गलत हो सकता है वो बुक जो मैंने देखा उस बुक में वो गलत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने देखा है तो मुझे एक बार जरूर कमेंट्स करिएगा मित्रों कि आपने वो जो पढ़ा था किसी कौन से बुक में और पढ़ा है, किसी राइटर का बुक जो हमारे पास हो जरूर, या फिर नहीं भी हो तो हम उसको देखना पसंद करेंगे। तो
हम अपनी ही गलती मानते हैं, हो सकता है हमने ही उसको गलत कह दिया हो, हम उस बुक के हिसाब से हमको नहीं करें, वो बुक हो सकता है उसने आंसर ही गलत दिया हो। तो रेखाएं आपका भी आंसर हो सकता है, शायद प्रश्न संख्या 20 का वो जिक्र कर रहा हूँ मैं, कल के वीडियो के प्रश्न संख्या 20 का जिक्र कर रहा हूँ मैं। तो आप भी सही हो सकते हैं, हो सकता है मैंने ही गलत कहा हो, लेकिन किस बुक में है जरा उसको जरा क्लियर करिएगा ताकि मैं भी देख लूँ, मेरा भी क्लियर हो जाए, क्योंकि मेरे पास जो बुक थी पतली सी है वो, उसमें ये शब्द दिया होता जब मैंने क्वेश्चन बनाया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमें जरूर जिक्र करेंगे प्रश्न संख्या 20 का, ठीक है। तो यही घमासान कल हमारे एक प्रश्न पे चल रहा था, 2-4 लोगों ने कमेंट्स किया था, ठीक है। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ तीसरे प्रश्न का राइट आंसर देखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वृक्ष के नीचे बैठ की आकृतियों का, जो कि हमारा गुफा के दूसरे पैनल में चित्रण किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ, सॉरी 3 कह रहे हैं 4 की तरफ, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 पूछ रहा है, नाटकीय उत्तेजना, व्याकुलता तथा बेचैनी प्रदर्शित करती है। नाटकीय उत्तेजना, व्याकुलता और बेचैनी, ये तीनों चीज़ें प्रदर्शित करती हैं कर्णवत रेखाएं, प्रवाही रेखाएं, कोणीय रेखाएं या चक्राकार रेखाएं। प्रश्न संख्या आपका क्या है, चौथा है ये। और प्रश्न पूछ रहा है, नाटकीय उत्तेजना, व्याकुलता तथा बेचैनी, ये तीनों चीजें प्रदर्शित करती हैं, इनमें से किस तरह की रेखा प्रदर्शित करती है, ठीक है। ये हमारा चौथा प्रश्न है, और हमारे चौथे प्रश्न का जो सटीक जवाब होगा मित्रों, वो हो जाएगा कर्णवत रेखाएं। क्या हो जाएगा, कर्णवत रेखाएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। 5वें प्रश्न का जिक्र करेंगे हम। प्रश्न संख्या 5 आपसे पूछ रहा है मित्रों कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने आधुनिक चित्रकला का प्रथम चित्र बनाया जो यह सीख रहे थे। यानी रविंद्रनाथ ठाकुर यानी रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने आधुनिक चित्रकला का जो पहला चित्र बनाया था, वो पूछ रहा है जब पहला चित्र बनाया तो वो कहाँ सीख रहे थे, मतलब सीखने का कार्य चित्रकारी का वो कहाँ कर रहे थे, सीख रहे थे। जर्मनी से सीख रहे थे, जापान से, यूरोप से या फ्रांस से, ठीक है। तो प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न को समझिएगा और समझ के आंसर दीजिएगा, क्योंकि समझना ही आपके प्रश्न का जो है सवाल है, और उसी सवाल का आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। और एक और कमेंट्स लेंगे, दूसरा पुष्पेंद्र सिंह जी का। हमारे चैनल पे पुष्पेंद्र सिंह जी हैं जो बिलोंग करते हैं अलीगढ़ से, और उन्होंने कमेंट्स किया कि सर हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो नो डाउट पुष्पेंद्र जी, अगर हम कभी अलीगढ़ आएंगे तो ज़रूर आपसे मिलेंगे, क्योंकि हमने अलीगढ़ में सिर्फ पढ़ाई की है, रह के 5 सालों तक 7 सालों तक हमने अपने अलीगढ़ में ज़िंदगी गुजारी है, और पढ़ाई के बाद हमने जो है नौकरी ज्वाइन किया, और तब से मैं जो है अलीगढ़ नहीं गया हूँ। तो मेरा भी इच्छा है कि मैं एक बार फिर से अपनी यूनिवर्सिटी जाऊँ, घूमूँ। तो जब भी कभी आऊँगा तो पुष्पेंद्र जी आपसे ज़रूर संपर्क करूँगा, आप बेहिचक रहिए, ठीक है। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ हम इस 5वें प्रश्न का उत्तर भी देख लेते हैं। तो 5वें प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा मित्रों सी, यूरोप से, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 का अब हम जिक्र करेंगे। प्रश्न संख्या 6, छठवां प्रश्न कह रहा है कि जगदीश मित्तल का जन्म किस सन में हुआ था। जगदीश मित्तल, इनका जन्म हुआ था कौन से सन में, उस सन की जो है जानना है हमको। 1925 था, 1905 था, 1947 या 1959, किस सन में हुआ था। जगदीश मित्तल ये भी एक कलाकार थे। और जगदीश मित्तल के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस उत्तर देने से पहले, कि जगदीश और कमला मित्तल, जिसे कमला मित्तल इनके पत्नी का नाम है, और जगदीश ये हैं, यानी जगदीश मित्तल और कमला मित्तल भारतीय कला संग्रहालय, ध्यान से सुन लीजिएगा, पूरा लिख नहीं पाऊंगा तो, भारतीय कला संग्रहालय, यानी जगदीश मित्तल और कमला मित्तल भारतीय कला संग्रहालय, जो इस समय हैदराबाद में है, इन्हीं के नाम से है, हैदराबाद में है वो संग्रहालय है हैदराबाद में, उसका नाम है जगदीश मित्तल और कमला मित्तल, दोनों पति पत्नी के नाम से भारतीय कला संग्रहालय है, जिसकी स्थापना जो है 1976 में की गई थी, स्थापित हुआ था 1976 में, इनके नाम से है। और जगदीश मित्तल एक कलाकार हैं। यहाँ सिर्फ इतना ही प्रश्न पूछ रहा है कि उनका जन्म जो हुआ था वो कौन से सन में हुआ था, ठीक है। ये तो एक बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपको दिया है, और इसका जो हमारा जवाब होगा वो हो जाएगा 1925। कब हुआ था, 1925 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। 7वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पे है, 7वां प्रश्न, और प्रश्न संख्या 7 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि जिसमें एक श्रेणी या जाति के रंग विद्यमान हैं वो क्या कहलाते हैं। जिसमें एक ही श्रेणी और जाति के
रंग शामिल हो, विद्यमान होना मतलब शामिल होना, वो क्या कहलाते हैं? द्वितीयक रंगत कहलाते हैं, मुख्य वर्ण कहलाते हैं, सघनता कहलाते हैं, या समीपवर्ती वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद अपने कमेंट्स को डालिए और देखिए कि आप कितने सही होते हैं। आपके हर कमेंटों का जवाब हम अपने अगले वीडियो में डालते जाएंगे। जो भी आपका सवाल होगा, आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। अच्छा हो बुरा हो, बेडाउट आप करिए, गलती हो एक्सेप्ट करेंगे। और ये हमारी सबसे बड़ी खासियत रही है कि हमने अपनी गलतियों को हमेशा एक्सेप्ट किया है, और इसीलिए आज हम इस जगह पे हैं और ये सच्चाई से हम फेस करते हैं। क्योंकि जब हम बचपन में थे और एक कहानी हम पढ़ रहे थे, तो वहाँ एक राइटर ने एक कहानी में लिखा हुआ था कि लोग अपनी गलतियों को छुपा के अच्छाइयों को बताते हैं। जिस दिन किसी इंसान ने अपनी गलतियों को बताना शुरू कर दिया, वो जीवन का सबसे अच्छा इंसान होगा। और वहीं से मैंने इस शब्द का सीखा था, अगर गलती है तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, और आपको भी ये आदत बना लेनी चाहिए, जिससे आपकी ज़िंदगी जो है सुनहरी होने लगेगी आगे। तो मित्रों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हमारा हो जाएगा, यानी 7वें प्रश्न का हमारा जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा डी, समीपवर्ती वर्ण। एक ही श्रेणी और जाति के रंग जिसमें विद्यमान होते हैं वो कहलाते हैं समीपवर्ती वर्ण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। 8वां प्रश्न देखिए क्या कहना चाहता है प्रश्न, कि किस स्थान पर प्रागैतिहासिक काल के चित्र प्राप्त हुए? स्थान प्रागैतिहासिक काल के और चित्र प्राप्त हुए, लखनपुर, मिर्जापुर, होशंगाबाद, या तीनों स्थान पे। ये ओल्ड क्वेश्चन है और ये हमने कुछ क्वेश्चनों को इसमें इसीलिए डाला है कि देखिए कि आप कहीं भूल तो नहीं जा रहे हैं पीछे से, तो इसलिए कुछ क्वेश्चनों को इसमें शामिल करते चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगता है। पूरी उम्मीद है मुझे कि आपको पसंद आते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल के चित्र प्राप्त हुए, और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बहुत जल्दी मुझे लगता है कमेंट्स में दे देंगे। और मैं वो कमेंट लूँगा जो कल के वीडियो में था। एक और कमेंट्स एक फीमेल का था और उन्होंने कहा था कि सर जो 2000 TGT 2021 में कला के पेपर में जो आपत्ति थी, आपत्तियां जो थी, मतलब जिस प्रश्न को आपत्ति किया गया, यफ किया गया, ठीक है, उसको जो है लेते हुए एक जो है और जो है वीडियो बना दीजिए उसी पे, यानी TGT 2021 के प्रश्न पे आपत्तियों के प्रश्नों को लेते हुए अच्छे से उसको समझाइए। सर आप बहुत अच्छा समझाते हैं। तो वो फीमेल जो भी हैं उनका मैं पहले तो धन्यवाद करता हूँ कि आपको मेरी पढ़ाने की शैली अच्छी लगी, और ज़रूर मैं करूँगा, उन प्रश्नों को उठाऊँगा और एक दिन उस वीडियो को जो है उसमें से प्रश्नों को आपत्ति वाले उठाऊँगा, डालूँगा और उसको समझाऊँगा भी। बस थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, बस यही कहना चाहता हूँ। और इन्हीं बातों के साथ हम इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे। तो 8वें प्रश्न का हमारा जो सही जवाब होगा मित्रों वो हो जाएगा डी, तीनों स्थानों पर प्रागैतिहासिक काल के चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि कल्पसूत्र का लिपिकार कौन था? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, हड़बड़ाहट में इसका उत्तर नहीं देना है आपको, समझिएगा तब दीजिएगा उत्तर, समझना है फिर उत्तर देना है। यहाँ प्रश्न कह रहा है लिपिकार, लिपि समझ रहे हैं ना, लिपिकार कौन था? कल्पसूत्र का लिपिकार कौन था? करण सिंह, देवदास घोड़ा, नागरी दास, या बित्तपाल? ठीक है, ध्यान से इस प्रश्न को समझ लीजिए, क्योंकि कल्पसूत्र के जो रचयिता हैं, रचयिता नहीं पूछ रहा है, रचयिता जो थे वो भद्रबाहु थे, भद्रबाहु। कल्पसूत्र के रचयिता जो थे वो भद्रबाहु थे। ठीक है, लेकिन यहाँ लिपिकार की बात पूछ रहा है, तो ध्यान से समझ के इसका उत्तर दीजिएगा, और इस प्रश्न का उत्तर होगा बित्तपाल। क्या होगा? बित्तपाल। रचयिता थे भद्रबाहु, लिपिकार बित्तपाल। आगे चलिए, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 स्क्रीन पे है आपके 10वां प्रश्न, और बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज कला की चल रही है, बैक टू बैक बेहतरीन प्रश्न चलते हैं डेली रात 8 बजे आपके अपने चैनल AMU क्लासेस पे। तो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करते चलिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा ताकि बाकी लोग भी जुड़ें। आपके हेल्प से हमारी पहचान है और हमारे पढ़ाने से आपकी पहचान हो रही है, यही हम लोगों की जो है पहचान है मित्रों। और 10वें प्रश्न का जिक्र करेंगे कि प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की प्रमुख विशेषता। ध्यान से देखिएगा, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की प्रमुख कह रहा है, प्रमुख विशेषता। एक प्रमुख विशेषता होती है किसी चीज़ की, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट होंगे, मतलब आप बहुत सारी चीज़ों को जानते होंगे। कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको मैथमेटिक्स भी अच्छा आता ही होगी, इंग्लिश भी अच्छा आता है, हिंदी के भी अच्छे ज्ञान रखते हैं, और कला के भी जो है ज्ञान रखने लगे हैं अच्छा।
ठीक है। लेकिन इन सभी चीज़ों में एक मुख्य विशेषता ऐसी होती है हर इंसान में, जो उसी के पास होती है और किसी के पास नहीं होती है। तो वो इंसान ही वो जानता है, या फिर कहीं अगर उस विशेषता को दिखाता है तब लोग जानते हैं कि हाँ, उसकी ये एक मुख्य विशेषता है। ठीक उसी प्रकार प्रागैतिहासिक काल के चित्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन विशेषताएं बहुत सारी हैं प्रागैतिहासिक काल में, लेकिन प्रमुख विशेषता उसकी क्या रही है? यथार्थता रही है, सुंदरता रही है, प्रतीकात्मक रही है, या मौलिकता रही है? किस तरह की प्रमुख विशेषता रही है प्रागैतिहासिक काल की? एग्जाम्पल के तौर पे जो मैंने आपको समझाया था उससे समझते हुए उत्तर देंगे आप, तो उसका राइट आंसर होगा मौलिकता। क्या होगा? मौलिकता। ठीक है, आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या आपका 11। 11वें प्रश्न का जिक्र करेंगे हम। कह रहा है कि राजस्थान में दिवाली के अवसर पर विशेष रूप तथा रंगों से कार्य होता है। राजस्थान में दिवाली जब आती है, दिवाली त्यौहार, तो उसके अवसर पर विशेष रूप और रंगों से कार्य होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मांडड़ा कहते हैं उसको, साछी कहते हैं, यानी रंगों का रंगोली कहते हैं उसको, या अल्पाना कहते हैं। मतलब जैसे हमने आपको बताया था एक बार पीछे के प्रश्न में भी, मैंने इस प्रश्न का उत्तर दिया था, ये साछी। साक्षी मैंने आपको बताया था कि हमारे यूपी में गोबर से दीवार पे जो चित्रकारी की जाती है, आपने देखा होगा, बिल्कुल ऐसे कार्टून वूटून टाइप की ऐसे दीवार पे चित्रकारी लोग करते हैं, गोबर से हाथ से लिप देते हैं और इसे बनाते हैं। ठीक है, तो वो सांची कहा जाता है। लेकिन यहाँ ये पूछ रहा है कि राजस्थान में जो किया जाता है उसको क्या कहा जाता है कार्य को, यानी वो दिवाली के दिन विशेष रूप से रूप तथा रंगों से कार्य करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो मित्रों, उसको कहा जाता है मांडड़ा। क्या कहा जाता है? मांडड़ा। अब ये राजस्थान के जो बच्चे जुड़े होंगे इस चैनल से, उनको बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12वें प्रश्न का जिक्र करेंगे हम। प्रश्न संख्या 12। 12वां प्रश्न कह रहा है मित्रों, प्राग ऐतिहासिक काल की कला के चित्रों का मुख्य आधार क्या था? वहाँ मुख्य विशेषता थी, यहाँ पूछ रहा है कला के चित्रों का मुख्य आधार, और अभी इसके पहले क्या था? मुख्य विशेषता। ठीक है, विशेषता और आधार दोनों में थोड़ा सा फर्क है। तो प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का मुख्य विशेषता थी, वो आपने देख लिया ऊपर, मौलिकता। और यहाँ पूछ रहा है कि प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की मुख्य आधार क्या है? शिकार के दृश्य, प्राकृतिक वातावरण, हिंसक के दृश्य, या पेड़ पौधे। ठीक है, तो मित्रों ड्रॉप करिए फटाफट आंसर, और देखिए आज आप कितने सही चलते हैं अपने आप को। और कोई भी सवाल हो कला से संबंधित, फटाफट आंसर कमेंट्स बॉक्स में डालते जाइए, टेलीग्राम पे डालते जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप पे डालते जाइए, कहीं भी डालिए। आपके प्रश्नों का जिक्र अगले वीडियो में बेहतरीन तरीके से कोशिश किया जाएगा देने का। तो 12वें प्रश्न का हमारा जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा शिकार दृश्य। क्या होगा? शिकार दृश्य। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का मुख्य आधार क्या था? शिकार, यानी प्रागैतिहासिक काल के लोग शिकार के दृश्य ज़्यादा वहाँ पे बनाए हैं, और इसका कारण क्या है पिछले वीडियो में मैंने ये बता दिया है। ठीक है, 13वें प्रश्न का जिक्र करेंगे। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा, क्या कहना चाहता है प्रश्न हमसे? पाल शैली के चित्रों में भवनों की क्या विशेषता थी? जो पाल शैली के चित्र बने हैं उसमें जो भवन विशेषता थी वो कैसी थी? चित्र में सुसज्जित भवन थे, स्तंभ मुक्त भवन थे, अलंकृत भवन थे, या प्रतीकात्मक भवन थे? तो पाल शैली के चित्रों में जो भवनों की विशेषता रही, यानी चित्रों में जो भवनों की चित्रकारी रही है, भवनों की विशेषता रही है पाल शैली में, वो क्या रही है? ये प्रश्न संख्या 13 हमारा कहना चाहता है। ठीक है, तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मित्रों? तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी 13वें प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा स्तंभ मुक्त भवन। पाल शैली के चित्रों में जो भवनों की विशेषता रही है, स्तंभ मुक्त भवन थे वहां पे। ठीक है, आगे बढ़िए। 14 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 स्क्रीन पे है आपके। प्रश्नों की बेहतरीन सीरीज आज भी है, और उम्मीद करता हूं कि आपको बेहद पसंद आएगी। चित्रण की वह विधि जिसमें जिसमें माध्यम के रूप में पायस का उपयोग किया जाता है कहलाता है। चित्रण की विधि है जिसमें माध्यम के रूप में पायस सब का उपयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? टेम्परा, कागज, तेल रंग, या पेस्टल रंग? ये ओल्ड क्वेश्चन है मेरा, और इसको मैंने रिपीट किया है, इसको किसी वीडियो में बताया भी है, पिछले किसी एक वीडियो में बताया होगा, याद नहीं है। लेकिन
फिर भी मैंने इस प्रश्न को डाला है क्योंकि जो लोग नए जुड़ते हैं उनके लिए भी कुछ चाहिए, और आप पुराने वाले तो जान ही रहे हैं। तो ये ओल्ड क्वेश्चन है मैं कहूँगा, और इसका आंसर मेरे ख्याल से फटाफट आपके सामने आ गया होगा मेरे उत्तर से पहले। ठीक है, तो 14 नंबर प्रश्न है और इसका राइट आंसर होगा टेम्परा। ठीक है, चित्रण की वह विधि जिसमें माध्यम के रूप में पायस का उपयोग किया जाता है टेम्परा कहते हैं। ठीक है, आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता था घुमा के, टेम्परा चित्रण की किस विधि में माध्यम के रूप में ऐसे पूछ सकता है कि टेम्परा चित्रण के विधि में निम्न में से माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है क्या, तो पायस। ठीक है, प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता था। आइए 15 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 15 स्क्रीन पे है 15वां प्रश्न, और कह रहा है चित्र का वह अंग जो सबसे पहले दर्शक के ध्यान को अपनी ओर खींचता है। चित्रकारी में जो कोई चित्र बनाया गया है तो उस चित्र में कौन सा ऐसा अंग है जो सबसे पहले जो दर्शक यानी जो देखता है, देखने वाला होता है उस चित्र को, जैसे मान लीजिए एग्जीबिशन लग गया और एग्जीबिशन में उस चित्र का कौन सा अंग जो है दर्शक सबसे पहले उसको देखता है तो उसके ओर पर सबसे पहले दर्शक का ध्यान जो है अपनी ओर खींचता है चित्र, कौन सा उसका अंग है उस चित्र का, श्रृंगार उसका अंग है, वर्ण उसका अंग है, प्रमाण है या रूप है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि प्रश्न को आप अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि समझना ही प्रश्न का आधा हल करना है, बाकी तो आप अपने आप पकड़ लेंगे। ठीक है, तो मित्रों हमारे 15वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा वर्ण। वर्ण मतलब रंग से है, इसका अर्थ है कि जब चित्र हम देखते हैं तो उसकी जो रंग होती है सबसे पहले वही हमको ध्यान की ओर आकर्षित करती है, उसके बाद किसी बात का जिक्र होता है। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 16 पूछ रहा है कि प्राग ऐतिहासिक, देखिएगा पीला नहीं है ये शिला है, क्या है, इसको काट के यहां मैं लिख देता हूं शिला। प्राग ऐतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था। अब देखिएगा इसके ऊपर जो प्रश्न था उसमें यह था कि प्राग ऐतिहासिक शिला चित्रों का मुख्य विषय क्या था, मुख्य शब्द था वहां, जैसे कि हर आदमी में एक मुख्य चीज होती है, इंपॉर्टेंट होता है। अब कह रहा है कि प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का मुख्य विषय क्या था, युद्ध था, पशु पक्षी, आखेट या उपरोक्त सभी। ठीक है, 16वें प्रश्न का यही कहना है, और 16वें प्रश्न का जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा उपरोक्त सभी। प्राग ऐतिहासिक काल में युद्ध संबंधित चित्र भी बने, पशु पक्षी संबंधित चित्र, आखेट संबंधित चित्र, लेकिन सबसे ज़्यादा शिकार के दृश्य बने। अभी उसके ऊपर आपने इसमें प्रश्न पढ़ा है, शिकार के दृश्य पढ़े, और क्यों बनाते थे शिकार के दृश्य, अपने हृदय गति को करने के लिए मैंने एक प्रश्न पढ़ाया था पिछले वीडियो में, उसमें आपका ये प्रश्न था। ठीक है, कि क्यों बनाते थे। आइए अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 17 मित्रों, 17वां प्रश्न है आपके सामने है, पूछ रहा है 17 नंबर प्रश्न, सन 1907 में कानू देसाई का जन्म हुआ था कहाँ। कानू देसाई एक कलाकार भी थे, फिल्म निर्देशक, कला निर्देशक भी थे फिल्मों के, और उनका जन्म कहाँ हुआ था, पंजाब, पटना, गुजरात या बंगाल। ये आपको कमेंट्स बॉक्स में 17वें प्रश्न का जिक्र करना है, उत्तर देना है, और इनका मैं कुछ बातों का जिक्र भी करता चलूँगा, क्योंकि सिर्फ यहाँ प्रश्न है जन्म कब हुआ था, लेकिन हमको जानना है कि थे कौन वो। ठीक है, तो सबसे पहले तो कानू देसाई जो है जन्म जब भी हुआ हो 1907 में हुआ है, तो देख ही रहा है कब हुआ था ये तो आपको इस उत्तर में दिखेगा, लेकिन उससे पहले उत्तर देने से पहले एक जिक्र कहूँगा कि 1922 में कला सीखने के लिए ये रविशंकर रावल में शामिल हुए। कहाँ, रविशंकर रावल इसमें शामिल हुए, और शांति निकेतन भी वो गए। ठीक है, शांति निकेतन वहाँ गए, और वहाँ जो है उनकी मुलाकात हुई कलाकारों से, जिसमें वो जो है बोस यानी नंदलाल बोस, और उसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, नंदलाल बोस और रविंद्रनाथ टैगोर की शांति निकेतन में थे, उनसे ये जो है प्रभावित हुए, कौन, कानू देसाई प्रभावित हुए। 2-3 बातों को मैं जिक्र करता हूँ, उसके बाद फिर जो है इसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ। यानी बोस और रविंद्रनाथ टैगोर से प्रभावित हुए कानू देसाई। उसके अलावा इन्होंने चित्र बनाया था जिसमें एक नाम है जीवन मंगल। ठीक है, एक था इनका नृत्य मंजरी। ठीक है, ये एक शीर्षक रोमांटिक एल्बम के रूप में प्रकाशित हुआ था, ये दोनों जीवन मंगल और नृत्य मंजरी। मैं बोल दे रहा हूँ, लिखने से साफ सुथरा बोलना सुनाई दे रहा होगा, जीवन मंगल और नृत्य मंजरी।
ये इनका शीर्षक रोमांटिक एल्बम के रूप में प्रकाशित हुआ था कानू देसाई का, ठीक है। और ये कला निर्देशक के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्हें आपकी फिल्म है बैजू बाबरा, सुना होगा बैजू बाबरा फिल्म, पुरानी पिक्चर है। नवरंग ये भी एक पिक्चर है। इसके अलावा और भी सारे रंग है पिक्चर के नाम है जी। इन्हें फिल्मों के लिए कला निर्देशन के रूप में कहा गया, यानी बैजू बाबरा और नवरंग, इसके अलावा और भी सारे फिल्मों में कला के रूप में इन्होंने, कला निर्देशन के रूप में इन्होंने कार्य किया था, ठीक है। तो इतनी बातें इनके बारे में जिक्र हो गई हैं, इतनी काफ़ी हैं ज्ञान के लिए। और इनका जन्म हुआ था गुजरात में। कहाँ हुआ था मित्रों? कानू देसाई का जन्म हुआ था गुजरात में। तो चलिए कुछ और बातों का जिक्र भी हो गया और आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18 है आपके स्क्रीन पे मित्रों। पूछ रहा है कि औपचारिक संतुलन में भार तथा आकर्षण केंद्र के बीच दूरी होता है। औपचारिक संतुलन में भार तथा आकर्षण केंद्र के जो बीच दूरी होता है, भार और आकर्षण के जो केंद्र होते हैं उसके बीच जो दूरी होता है उसे, वो लगभग समान होता है, बराबर होता है, या विभिन्न होता है, या विपरीत होता है। अनौपचारिक से संबंधित एक प्रश्न मैंने कल डाला था, लेकिन यहाँ औपचारिक संतुलन के, अनौपचारिक संतुलन वहाँ था, यहाँ है औपचारिक संतुलन में भार तथा आकर्षण के बीच में, केंद्र के बीच में, यानी भार, ठीक है, और आकर्षण, ठीक है, उनके केंद्र जो हैं उनके बीच की दूरी में होता है, लगभग समान होता है। लगभग समान मतलब कि पूरे बराबर नहीं हुआ, बराबर मतलब पूरा बराबर हुआ, विभिन्न मतलब अलग अलग हुआ, विपरीत मतलब एकदम अपोजिट। तो मित्रों 18वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो गया बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। 19 नंबर प्रश्न का जिक्र करेंगे। प्रश्न संख्या 19 थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि प्रश्न हमारा विकल्प में दिखाई नहीं दे रहा है। और 19वां प्रश्न हमसे पूछ रहा है मित्रों, मैं अपने चित्रों में अपने बिंबों के द्वारा अपने अनुभवों को स्वीकृत करने का प्रयास करता हूं। यह कथन यानी कोटेशन, ये कोटेशन किस कलाकार ने, आधुनिक कलाकार ने इसमें से कहा है कि मैं अपने चित्रों में अपने बिंबों के द्वारा अनुभव को स्वीकृत करने का, यानी स्वीकार करने का प्रयास करता हूं। राम कुमार ने कहा है यह कोटेशन, आधुनिक कलाकार अवनींद्र नाथ ने कहा, नंदलाल बोस ने कहा, या रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। तो इनमें से किसने कहा कि अपने चित्रों में बिंबों के द्वारा अनुभव को स्वीकृत करने का मैं प्रयास करता हूं? मित्रों इस कोटेशन को कहने वाले आधुनिक कलाकार का नाम है राम कुमार। क्या नाम है? राम कुमार, ठीक है। और 20वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर तो लगभग सभी लोग जो तैयारी कर रहे हैं, बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज को तैयारी कर चुके हैं, अभी तक जान रहे होंगे। 20वां प्रश्न मेरे उत्तर से पहले ही उत्तर आ जाएगा, घायल भैंसे का चित्र कहाँ है? घायल भैंसे का चित्र कहाँ है? होशंगाबाद में, सिंघनपुर में, बांदा में, या मिर्जापुर में? ठीक है, तो फटाफट कमेंट करते जाइए, वीडियो लाइक करते जाइए, शेयर करिएगा। हर बार कहता हूँ शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से ही हमारा सपोर्ट मिलता है, हमें हिम्मत मिलती है जब लोग आते हैं और सवाल करते हैं और अपनी अपनी बातें कहते हैं मुझसे, ठीक है। तो 20वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा मित्रों सिंघनपुर। क्या होगा? घायल भैंसे का चित्र सिंघनपुर में मिला। 21वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न, हमेशा हम पढ़ते रहते हैं चित्र चित्र चित्रकला। चित्र का जो अर्थ है क्या है, यानी कि मायने क्या है, मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, इसका क्या मतलब निकलता है चित्र का? श्रृंगार होता है चित्र का मतलब, रंग बिरंगा होता है, शिल्प रत्न होता है, या मुख्य वर्ड होता है, यानी मुख्य वर्ड ही है चित्र, चित्रकला का, या कुछ और भी है चित्र का अर्थ, ठीक है। ये पूछ रहा है 21वां प्रश्न। और 21वें प्रश्न का हमारा जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा रंग बिरंगा। चित्र जो है उसका अर्थ होता है रंग बिरंगा, ठीक है। 22वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 22वां प्रश्न पूछ रहा है कि किस पोथी में अपभ्रंश शैली के चित्र प्राप्त हैं? इनमें से वो कौन सी पोथी है जिसमें अपभ्रंश शैली के चित्र हमें प्राप्त हुए? चित्र लक्षण, तरंगवती, मानसार, या गीत गोविंद? अब ये प्रश्न आया तो मेरे ध्यान में टेलीग्राम का वो प्रश्न आ गया जो मैंने कल डाला था कि चित्र सूत्र का हिंदी रूपांतरण किसने किया था, और आप सभी ने उसमें कमेंट्स भी किया था, ज़्यादातर लोगों ने सी को कमेंट्स किया था।
और उसमें आप कई लोगों ने पूछा कि सर इसका जो है, एक हमारे कमेंट्स में पूछे थे भाई हमारे, गेमिंग करके ऐसा कुछ उनका आईडी है, उन्होंने पूछा था कि सर आपने जो है उसका उत्तर नहीं बताया। तो आप जब टेलीग्राम ज्वाइन किए हैं तो जब उसको आप जब किसी एक विकल्प को चॉइस कर रहे होंगे तो अगर वो गलत होगा तो गलत हो जाता होगा, जो राइट आंसर होगा वहाँ ऐसे टिक लग जाता होगा, ठीक है। तो वहाँ आपको टिक दिखा रहा होगा डी विकल्प, शिवबाला करके होगा, शिवबाला नाम था उनका, जिन्होंने उसका जो है हिंदी रूपांतरण किया था उस, और स्टेला क्रेमिश ने सबसे पहले अंग्रेजी में उनका अनुवाद किया था उसका। स्टेला क्रेमिश जो थी वो अंग्रेजी अनुवादक थी, सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवादक थी। उसके बाद डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने, उसके बाद एक और रविशंकर ऐसे कुछ करके मूर्ति डाला था वो, तब जाके जो है हिंदी रूपांतरण उनका उन्होंने किया था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके प्रश्न के जवाब जो है अच्छे से मिल गए होंगे। और इस प्रश्न का हमारा 22वें का राइट आंसर जो होगा मित्रों वो हो जाएगा गीत गोविंद। पोथी जो है अपभ्रंश शैली के चित्र जिसमें प्राप्त होते हैं वो है गीत गोविंद, ठीक है। 23वें प्रश्न का हम लोग जिक्र करेंगे। 23वां प्रश्न, 26 जनवरी आ रही है इसलिए थोड़ा इसको ले लिया गया। भारतीय तिरंगे झंडे में चक्र जो है वो प्रतीक है किसका? 26 जनवरी आ रही है और आपने तिरंगा देखते ही हैं, आप अपने तिरंगे में देखते हैं 3 रंगों को जिसमें एक चक्र होता है, और उस चक्र का प्रतीक क्या है? मध्यम गति, अस्थाई भाव, निरंतर गति या मौन? क्या संदेश देता है भारतीय तिरंगा का चक्र जिसमें तिल्लियों की संख्या में 24 होती है, ठीक है। क्या प्रतीक देता है भारतीय चक्र हमारे तिरंगे का, झंडे का? तो मित्रों हमारे तिरंगे झंडे का प्रतीक जो देता है चक्र, वो देता है निरंतर गति का। क्या देता है? निरंतर गति। रुकिए मत, चलते रहिए, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो आप बॉर्डर पे हो, कहीं भी हो, गति बनाए रहिए, चलते रहिए, रुकना नहीं है और अपने आप को साबित करना है। तो यहाँ भी आपको रुकना नहीं, अपने आप को साबित करना है। 24वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय गोथिक शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को। गोथिक शैली और वो भी अंतर्राष्ट्रीय गोथिक शैली की जो प्रमुख विशेषता है, मुख्य विशेषता पूछ रहा है। वैसे गोथिक शैली में जो है काम जो है आपको पता ही होगा कि गोथिक शैली क्या है, लेकिन उसकी मुख्य विशेषता क्या है? सजावट तत्वों का भरमार है उसमें, समाधि ऊपर उत्कृष्ट चित्र है, रंगीन कांच की खिड़कियों का या अधिकतम विवरण देने का प्रयास। अब इस प्रश्न में आप कमेंट्स ड्रॉप करेंगे और ध्यान से कमेंट्स को ड्रॉप करिएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ इसलिए मैं इसको बार बार कह रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय गोथिक शैली की मुख्य विशेषता पूछ रहा है, प्रमुख विशेषता क्या रही है? तो मित्रों इस प्रश्न का हमारा जो सही जवाब होगा वो आपका होगा सजावट तत्वों की भरमार। ध्यान से देखिएगा, सजावट तत्वों की भरमार। गोथिक शैली जो है उसमें रंगीन कांच की खिड़कियों का जिक्र बहुत जो है लोगों ने किया है, लेकिन मुख्य विशेषता जो है उसमें सजावट तत्वों की जो है भरमार है, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको इस पर कोई डाउट हो तो कमेंट्स करिएगा उस पर। और आइए इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, 25वां प्रश्न, बैक टू बैक 25 प्रश्नों का सीरीज, टोटल कितना सही जाता है वो आपको देखना है। और 25वां प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि ईसाई चित्रकला में 100 गृहों की दीवारों पर, ईसाई चित्रकला में 100 गृहों की दीवारों पर किस प्रकार के चित्र बने हैं? यानी ईसाई चित्रकला में 100 गृह यानी 100 घर जिसको बोलते हैं, गृह का मतलब घर होता है, तो 100 यानी दफनाने वाले जो 100 हैं उन गृहों के जो दीवार बने हैं, पूछ रहा है उन दीवारों पे जो चित्र बने हैं वो किस तरह के बने हैं। प्रश्न समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। क्या वो प्राकृतिक हैं, अलंकारिक हैं, प्रतीकात्मक हैं, या कोई भी तरह का चित्र नहीं बना? यानी ईसाई चित्रकला में, ईसाई धर्म में जो 100 रखने के जो गृह हैं, 100 घर जो रखे गए हैं, उनके जो दीवार हैं उस पर किस तरह के चित्र बने हैं। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न समझ गए होंगे। और इस आखिरी प्रश्न का हमारा जो जवाब होगा वो हो जाएगा प्रतीकात्मक। कैसे चित्र बने हैं ईसाई चित्रकला में? 100 गृहों के दीवारों पे चित्रकला में ईसाई के वो बने हैं प्रतीकात्मक। तो मित्रों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो?
और कैसा लगा आज का हमारा बताया गया प्रश्नों का सीरीज कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बाकी लोग भी जुड़ें। और आपके कमेंट्स के सभी जवाब आपको मिल गए होंगे, उम्मीद करता हूँ आपको कमेंट के जवाब पूरे मिले होंगे। अगर उसके बाद भी कोई डाउट होगा तो कमेंट्स करिएगा, अगले वीडियो में उसका जिक्र किया जाएगा। और इन्हीं बातों के साथ दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।